द नेक्स्ट टॉपिक इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को हम लोग मिस जज कर जाते हैं कभी कभी बॉइलिंग के साथ, ठीक है, क्योंकि इवेपोरेशन में भी वेपर बनकर लिक्विड मॉलिक्यूल मतलब एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, तो उस चीज़ को आप इवेपोरेशन बोलते हैं, ना कि वेपोराइजेशन। तो ये चीज़ किसी भी टेम्परेचर में पॉसिबल है, इवेपोरेशन हर टेम्परेचर में पॉसिबल है। मतलब आपका जो कपड़ा सूख रहा होता है या जो फर्श गीले होते हैं वो कैसे सूख जाते हैं, तो वो इवेपोरेशन से सूखते हैं, ना कि बॉइलिंग से, ना कि वेपराइजेशन से, ठीक है। अब आप ये चीज़ भी गौर करते होंगे कि चाहे मौसम कितना भी ठंडा हो, आपके जो कपड़े हैं वो सूख जाते हैं, है ना। क्यों? इसका मतलब कोई टेम्परेचर फिक्स नहीं है वाटर को इवेपोरेट करने के लिए, और वो वाटर जो आपके क्लोथ्स में ट्रैप्ड थे वो वेपर बनकर उड़ गए, जबकि आपने उसको बॉयल भी नहीं किया, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हर बार मॉलिक्यूल जो हैं वो वेपराइज करने के लिए हीट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पहुंचाना जरूरी है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इवेपोरेशन अगर हो रहा हो तो वहाँ लिक्विड सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, खासकर वाटर की बात हो रही है, ठीक। तो इस चीज़ को समझते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आपने वैसे छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, व्हाट इज इवेपोरेशन, बट मैं इवेपोरेशन की डेफिनेशन नहीं लिख रहा, मैं कुछ और ही बता रहा हूँ। इट टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेल्सियस, किसी भी टेम्परेचर पे ये फेनोमेनन पॉसिबल है, गॉट इट। उसके बाद देखिए होता क्या है कि पूरी की पूरी, तो फिर इसमें और वेपराइजेशन में क्या डिफरेंस है, उसमें ये डिफरेंस है कि सारा मॉलिक्यूल जो होता है ना, जैसे एक कंटेनर में अगर लिक्विड को आप हीट करें तो इसमें हीट करने के बाद सभी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हीटेड हो जाते हैं और वो सभी वेपराइज करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। बट इवेपोरेशन में क्या होता है, केवल टॉप लेयर जो होता है, टॉप लेयर मॉलिक्यूल्स का, केवल वही वेपर बन के उड़ जाते हैं, ठीक है, नीचे वाला नहीं होता। तो इसीलिए कपड़ों को आप फैला देते हैं, फैलाने से क्या होता है कि सारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस पे आ जाए। अदरवाइज अगर आप फोल्ड करके रखो तो जो बाहर वाला फ्री सरफेस है केवल वही सूखता है, केवल वही इवेपोरेट होता है। इसीलिए ओनली द सरफेस मॉलिक्यूल्स आर वेपराइज्ड, ओके। और इस फेनोमेनन को आप और एनहांस कर सकते हैं अगर आप प्रेशर लो कर दें। तो दिस प्रोसेस कैन बी एक्सेलरेटेड बाय लोअरिंग प्रेशर अबव लिक्विड सरफेस, क्योंकि उसको ऊपर वेपराइज बनकर जाना है। तो अगर आप प्रेशर और कम कर दें तो इस प्रोसेस को आप आसानी से पॉसिबल कर सकते हैं। इसीलिए इस प्रोसेस को एक्सेलरेट करने के लिए हम प्रेशर लो कर देते हैं, गॉट इट। तो ये होता है इवेपोरेशन की बात, ठीक है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आप कैसे पाएंगे, वो उस पॉइंट के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, कि लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन इज नॉट इक्वल्स टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि ये किसी भी टेम्परेचर में पॉसिबल है, इसलिए इसको ज़्यादा हीट नहीं चाहिए। तो लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी डिफरेंट हो गई, समझ में आया। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये वेरी करेगा, उसमें वैल्यूज गिवन भी होंगे, या कभी कभी फ्रैक्शन के बारे में भी पूछ सकते हैं, ठीक। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ करके, कि एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर में यहाँ पे वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, सम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो क्या किया जाता है, यहाँ पे जो एयर है ना, इस एयर को पंप आउट किया जाता है, ओके, दिस इज पम्प्ड आउट। तो पंप आउट करने से क्या हुआ, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होना शुरू हो गया, उससे क्या हुआ, प्रेशर कम होने लग गई। तो प्रेशर कम होने से क्या होगा, ये वेपोराइज कर जाएगा, इवेपोरेट कर जाएगा, ठीक है, इवेपोरेट कर जाएगा। तो जानकारी ये है कि इफ लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन इज 7 times latent heat of fusion, ठीक, it is given, then find what fraction
what fraction of water freezes, ठीक, कितना फ्रीज कर जाएगा, मतलब वो आइस कितना फ्रैक्शन बन जाएगा, क्योंकि मैंने मास दिया नहीं है इसलिए मैं फ्रैक्शन में पूछ रहा हूँ। अगर मैं मास देता तो आप एग्जैक्ट मास बता देते कि कितना मास वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है। सॉल्व करते हैं, आ जाओ। फाइंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वाटर फ्रीजेस, कितना फ्रैक्शन फ्रीज कर रहा है ये आपको बताना है। तो देखो मैं, क्योंकि मास गिवन नहीं है तो मास आपको चाहिए होगा, क्योंकि लेटेंट हीट गिवन है, ठीक है। तो लेट फ्रैक्शन पूछा जा रहा है, तो लेट एफ फ्रैक्शन, या एफ से कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे लेटेंट हीट वाला फ्यूजन से, एक्स ले लेते हैं। लेट एक्स फ्रैक्शन ऑफ वाटर फ्रीज या फ्रीजेस। तो मास ऑफ आइस फॉर्म, वो आइस बनेगा, कितना बना, x टाइम्स m, ठीक है। अगर m मास कंप्लीट था, कंप्लीट मास कितना था m, तो x टाइम m हो गया, इतना मास फ्रीज हो चुका है। तो फ्रीज होने के कारण वो हीट कितनी लिबरेट करेगा, तो हीट लिबरेटेड इज x टाइम्स m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक। अब यही हीट जो है वो कहाँ चला गया है, वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, वो इवेपोरेट कर गया, सही है। तो इवेपोरेशन वाला जो मास है वो कितना होगा, तो टोटल मास इस वाटर का m है, उसका आपने x मास फ्रीज किया तो बचा कितना, 1 माइनस एक्स, क्योंकि आप फ्रैक्शन कर रहे हो ना, तो x फ्रैक्शन फ्रीज हो रहा है, तो लेफ्ट जो लेफ्ट आउट पार्ट है वो 1 माइनस एक्स हुआ, इनटू इवेपोरेशन वाला लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, कितना क्या यूज करेंगे, EVP, ठीक। तो यहाँ से m और m कैंसल। अब ये गिवन है कि ये 7 टाइम्स है, तो इवेपोरेशन की जगह 7 लिख दो, तो 1 माइनस एक्स इंटू 7 लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इंटू एक्स टाइम्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो x इक्वल्स टू 7 माइनस 7x, तो ये हो जाएगा 8x इक्वल्स टू 7, तो x इक्वल्स टू 7/8। तो कितना फ्रैक्शन फ्रीज कर जाएगा, तो इतना फ्रैक्शन फ्रीज कर जाएगा। अगर मास दिया रहता लेट से 80 ग्राम, तो क्या आंसर आता, इंटू 80 कर देते तो 70 ग्राम फ्रीज कर गया होता, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, इवेपोरेशन में कंसेप्ट लगाया, वेपोराइजेशन का नहीं। तो आपको ये लग रहा होगा कि ये सीधा गैस में कैसे कन्वर्ट हो जा रहा है ना, सॉलिड भी बन रहा है और गैस भी हो रहा है, दोनों कैसे हो रहे हैं, जबकि है तो ये लिक्विड में। तो इसलिए क्योंकि वो गैस वाला पार्ट इवेपोरेशन वाला पार्ट है, तो इवेपोरेट कर रहा है। तो इवेपोरेशन किसी भी फेज में, किसी भी समय में, किसी भी टेम्परेचर में हो सकता है। तो वो इवेपोरेट करने वाला जो है वो आप पंप आउट कर रहे हो, तो वो फ्रीज होने लगेगा, क्योंकि हीट जो है वो वहाँ से निकल रही है, ठीक है। तो इसका जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो इसके लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन में यूज हो जाएगा। तो दोनों हीट एक दूसरे में यूज हो रहा है, तो अब एग्जैक्ट फ्रैक्शन निकाल लेंगे, क्योंकि टोटल मास इस वाटर का फिक्स है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है इवेपोरेशन पे बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर क्या आता है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, देखने में काफी सिंपल लगता है। देखिए, हाउ शुड 1 kg ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, 50 डिग्री सेल्सियस पर वाटर है, 50 डिग्री सेल्सियस इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, so that 1 part is turned into ice at 0 degree Celsius, okay, and if it turns into ice, it would release sufficient amount of heat, क्योंकि देखो आप अगर वाटर से हीट एक्सट्रैक्ट करोगे तभी वो फ्रीज होगा, तो वही हीट बाकी दूसरे पार्ट में, वाटर के दूसरे हिस्से में जाकर उसको इवेपोरेट कर दे, ठीक है।
ठीक है, द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट टू इसका मतलब ये इवेपोरेशन की बात हो रही है, टू इवेपोरेट, वैसे मैं इवेपोरेट बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, इवेपोरेट द अदर पार्ट। समझ में आ रहा है? 1 kg के वाटर को किस तरह से डिवाइड किया जाए कि अगर वो हिस्सा, एक हिस्सा वाटर का वो फ्रीज हो जाता है तो उससे जो हीट निकलता है वो बाकी के वाटर को सफिशिएंटली इतनी हीट वो दे देगा कि वो इवेपोरेट कर जाए, ठीक है ना। तो यहां पर हीट दे कौन रहा है और ले कौन रहा है, इस पे कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। तो आप ऐसे समझो कि किसी भी एक तरीके से, एक मैकेनिज्म से वाटर को फ्रीज किया जा रहा है, तो अगर वो फ्रीज किया जा रहा है तो वो हीट जा कहाँ रहा है, तो दूसरे हिस्से में जा रहा है और दूसरे हिस्से को वो इवेपोरेट करवा रहा है या वेपराइज करवा रहा है, ठीक है। तो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले इसको आप ट्राई करो क्या, देखो सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट x kg ऑफ वाटर फ्रीजेस, ठीक है। तो मैं डिवाइड कर रहा हूं तो मैं मान लेता हूं x kg फ्रीज हो रहा है। तो अगर वो फ्रीज होकर आइस बनता है तो इससे हीट जो रिलीज होगा ना, Q1 हीट रिलीज जो होगा वो कैसे रिलीज होगा, पहले 50 डिग्री को 0 डिग्री पे लाना पड़ेगा, फिर 0 से फ्रीज होगा तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आएगा। तो यहां आप लिखोगे ms डेल्टा टी प्लस ml f वाला, ठीक है। तो आपने x लिया x kg और ये कितना दिया हुआ स्पेसिफिक हीट 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, मैंने केजी लिया तो ठीक है, और केल्विन में टेम्परेचर डिफरेंस तो डिग्री सेल्सियस करो या केल्विन करो, टेम्परेचर का डिफरेंस वही रहेगा, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है केल्विन में। ऑल्दो ये केल्विन में दिया है तो कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को, तो क्योंकि डिफरेंस जब आप करोगे तो सेम होता है। जैसे 273 केल्विन जो है वो 0 पर है और 100 डिग्री वाटर पर 373 केल्विन होता है, तो डिफरेंस जो देख रहे हो वो सेम ही आ रहा है, क्योंकि केल्विन स्केल और डिग्री सेल्सियस स्केल जो होता है उसमें डिफरेंस या नंबर ऑफ डिविजन सेम होते हैं, तो राइज और फॉल सेम होगा, ठीक है। इसलिए इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ डेल्टा टी है। तो आप इसको पहले 100 लेकर जाओगे, सॉरी 100 नहीं, टेम्परेचर का फॉल हो रहा है तो 50 को लेके जाएंगे 0 पर, तो 50 माइनस 0, उसके बाद x इंटू फ्यूजन कितना है 3.36 इंटू 10 टू दी पावर 5, 3.36 10 टू दी पावर 5, ठीक है ना, ये हो गया। तो इसको आप मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 5.46 इंटू 10 टू दी पावर 5, इतना जूल हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी हीट जो है वो रिलीज हुई। अब अगर आपको इवेपोरेट करवाना है तो बचा कितना, 1 kg में x तो आपने फ्रीज कर दिया तो बचा 1 माइनस x। तो अब सुनो, अब यहां कंफ्यूजन होगा आपको। अब आपको लगेगा कि वेपराइज करने के लिए पहले मुझे 50 डिग्री को 100 डिग्री लेके जाना पड़ेगा, फिर 100 से फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लगाना पड़ेगा। यही मिस्टेक होगा। कारण इसमें वेपराइजेशन जो है वो इवेपोरेशन की बात हो रही है, और इवेपोरेशन जो है वो हर टेम्परेचर पे पॉसिबल है, उसको 100 डिग्री जाने की जरूरत नहीं है। तो आपके जो कपड़े होते हैं, जो गीले कपड़े होते हैं, वो किसी भी टेम्परेचर पे सूख जाते हैं, चाहे मौसम बहुत ठंड हो, बहुत ज़्यादा कूल हो चुका है, तब भी आप अगर कपड़े को पसार दोगे, उसको फैला दोगे, तो फैलाने के बाद वो सूख ही जाएगा। ऑल्दो टाइम अलग अलग लगेगा, अगर गर्म मौसम है तो जल्दी सूखता है, ठंडा मौसम है तो टाइम लगता है, लेकिन सूखता जरूर है। तो इवेपोरेशन होने के लिए आपको कोई भी टेम्परेचर फिक्स रखने की जरूरत नहीं है, किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन पॉसिबल है। तो वही काम आपको यहाँ पे करना है कि सिर्फ यहाँ पे क्या करोगे, 1 माइनस एक्स इंटू लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन कितना है 2.25, तो EV लिख देता हूँ इसको। तो 1 माइनस एक्स इंटू 22.5 इंटू 10 टू दी पावर 5, ठीक है। ये नाउ Q1 इज इक्वल टू Q2, ठीक है, क्योंकि इससे जो हीट
एक्सट्रैक्ट किया आपने वाटर से, वही हीट कहाँ चला जाएगा, दूसरे हिस्से में, और उसको इवेपोरेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये दोनों को बराबर कर दो, तो Q1 इज इक्वल टू Q2। इसको सॉल्व करो, Q1 इक्वल टू Q2। ठीक है, या मुझे Q2 इक्वल टू Q1 लिखना चाहिए ताकि इधर आसान हो जाए। 1 माइनस एक्स इंटू 22.5 इंटू 10 to the power 5 इक्वल्स टू 5.46 इंटू 10 to the power 5। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये उससे जाके डिवाइड हो जाएगा। 1 माइनस एक्स इज 5.46 बाई 22.5, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस ये वाला नंबर। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर लो, अभी कर लो फॉर द टाइम भी। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है ग्राफ से रिलेटेड। ठीक है, अब ग्राफ के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफ किसके बारे में पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर टाइम ग्राफ। ओके, टी ग्राफ इसको बोल सकते हो, टी ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ है टेम्परेचर टाइम ग्राफ। ऑल राइट, तो देखिए ग्राफ जो बनेगा वो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस किस तरह बनेगा, तो वाई एक्सिस पर लेने वाले हैं टेम्परेचर और टाइम एक्सिस एक्स एक्सिस पे बनेगा। ठीक, तो जो भी ग्राफ है उसकी एनालिसिस जो पढ़ने वाले हैं उसमें एक तो इसका स्लोप ऑफ टेम्परेचर टाइम ग्राफ क्या देगा, ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्लोप को लिखेंगे कैसे, स्लोप को कैलकुलस में कैसे लिखने सिखाया था मैंने। कैलकुलस के टर्म में अगर आप स्लोप की बात करें तो dy बाई डी एक्स, वाई की जगह क्या है टेम्परेचर, तो dt बाई dt, ये आपका हो गया स्लोप। ठीक है, तो इसके स्लोप क्या देगी, कौन सा फिजिकल टर्म निकल के आएगा या किस तरह डिपेंडेंसी होगी, ये पहले कैलकुलेट करके रख लेते हैं ताकि आगे वाला जो डिस्कशन है वो हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक, देखो तो हमारे पास क्या अवेलेबल है, हमारे पास अवेलेबल है हीट क्या होता है dq इक्वल्स टू ms डेल्टा t। अब इसमें dt लिखा है, इसका मतलब स्मॉल चेंज होगा, तो स्मॉल चेंज के लिए आप लिखेंगे dq इक्वल्स टू ms dt। ओके, अब अगर टाइम से डिवाइड कर दिया जाए इसको, तो इसको हीट को टाइम से डिवाइड करते हैं तो वो रेट ऑफ हीट सप्लाई हो जाता है या रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन हो जाता है। तो यहाँ टाइम से डिवाइड करें तो यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो मास बाय टाइम ना करके टेम्परेचर बाय टाइम कर दिया यहाँ पे, तो dt बाई dt ये आपका स्लोप हो गया, और ये क्या हो गया रेट ऑफ हीट सप्लाई, है ना, इसको रेट ऑफ हीट सप्लाई बोल सकते हैं, रेट ऑफ हीट, केवल हीट ही लिख लो चलो, अगर ये पॉजिटिव होगा तो हीट सप्लाई होगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो हीट एक्सट्रैक्ट होगा। ठीक, तो रेट ऑफ हीट लिख सकते हैं, तो इफ रेट ऑफ हीट इज इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू कांस्टेंट रेट से हीट सप्लाई हो रहा है, तो इसको मैंने क्या लिख दिया आर लिख दिया। ठीक है, ये रेट है इसलिए आर कर दिया इसको, तो आपको dt बाई dt यहाँ से क्या मिल रहा है, dt बाई dt इज इक्वल्स टू ये जाके डिवाइड हो जाएगा इससे, है ना, तो r बाई ms हो गया, ये आ गया। ठीक, तो आप क्या कह सकते हो यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट ये कह सकते हैं कि द स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट कैपेसिटी, नहीं ms तो हीट कैपेसिटी होता है, और अगर स्पेसिफिक हीट के बारे में बात किया जाए तो इन दैट केस मास हैज टू बी कांस्टेंट। ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट तब होगा व्हेन मास इज कांस्टेंट। ठीक, यहाँ सेकंड कंक्लूजन, व्हेन मास कांस्टेंट, जब मास सेम ले लोगे तब आप ये भी कह सकते हो कि स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ रहे हो बात क्या कहना चाह रहा हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो कि जब भी आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो उसका स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा हीट कैपेसिटी के, या फिर
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्पेसिफिक हीट के अगर मास कांस्टेंट लेंगे तब, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर सेम क्वांटिटी लोगे, सेम ऑब्जेक्ट लोगे, उसका ग्राफ अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो मास इन दैट केस इक्वल मास लेना पड़ेगा, इक्वल मास, सेम क्वांटिटी ने इक्वल मास। अगर इक्वल मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट लेके कंपेयर करो तब फिर स्पेसिफिक हीट का भी कंपैरिजन बोल सकते हैं। लेकिन अगर मासेस डिफरेंट है तो फिर मास के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है जाकर, है ना, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट पे डिपेंड कर रहा है। तो एक्चुअल में कंपैरिजन ये है, कब, व्हेन आर इज कांस्टेंट, ठीक है, इफ रेट ऑफ हीट इज कांस्टेंट देन यू कैन से दीज थिंग, ठीक है। और सुन लो, और इसका जो लेंथ ऑफ लाइन होगा, मान लो ऐसे लेंथ आ रहा है, ठीक है, इसमें जो लेंथ ऑफ लाइन है मैं ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। मान लो इस तरह का ग्राफ आया ऐसे, तो ये जो लेंथ ऑफ लाइन है ये किस पे डिपेंड करेगा, तो वो मैं बता देता हूँ। ये टाइम है t1 और ये टाइम है t2। इसको डिटेल में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि ऐसा ग्राफ क्यों आया, पर मैं अभी पहले मैथमेटिक्स देख लेता हूँ इसका, ठीक है। तो ये t1 टाइम पे ये बात है और t2 टाइम पे ये है, तो लेंथ इसकी ये वाली लेंथ हो गई, है ना, ये लेंथ हो गई, लेंथ ऑफ लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन की लेंथ की बात होगी। ये किस पे डिपेंड करेगा ये समझ लेते हैं। तो आ जाओ देखते हैं। जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहे उस समय क्या होता है, फेज चेंज होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि डिटेल में आगे पढ़ने वाले, तो मैं बोल देता हूँ मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, टेम्परेचर कांस्टेंट में लिख रहा हूँ। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे टाइम बढ़ रहा है, यानी कि हीट आप सप्लाई किए जा रहे हो, हीट में चेंज आ रहा है, पर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब फेज चेंज हो रहा है वहाँ पे। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो फेज चेंज होता है, तो फेज चेंज, और जब फेज चेंज होता है तब हीट इन्वॉल्व क्या होता है बोलो, इन दैट केस द हीट इन्वॉल्व इज m इंटू लेटेंट हीट, ठीक है। तो स्मॉल चेंज के लिए अगर आप बात करें तो dq by dt इज एक्चुअली द रेट, या आपको रेट पहले से अगर पता हो तो रेट इनटू टाइम, रेट ऑफ हीट सप्लाई, दिस रेट ऑफ हीट सप्लाई इनटू टाइम, इसको टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो हीट आ जाएगा। तो रेट इनटू टाइम मैंने लिख दिया इक्वल्स टू मास इनटू लेटेंट हीट, ठीक। अब टाइम का डिफरेंस क्या होगा देखो बच्चों, T2 माइनस T1, दिस इज द टाइम गैप। तो R इंटू T2 माइनस T1 इक्वल्स टू M इंटू L। अब जरा ध्यान से देखो तो T2 माइनस T1 ही लेंथ है, नहीं तो यही तो लेंथ ऑफ लाइन है, दिस इज ओनली लेंथ ऑफ लाइन। तो लेंथ ऑफ लाइन इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, इज इक्वल्स टू m बाई l बाई r, ठीक है, m बाई l बाई r। तो लेंथ ऑफ लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इंटू लेटेंट हीट, ठीक। तो लेंथ ऑफ लाइन किस पे डिपेंड कर रहा है, मास इंटू लेटेंट हीट, इफ r इज कांस्टेंट, है ना, r कांस्टेंट ही रहेगा 99% केस में, अगर नसीब खराब हुआ तो 1% वेरिएबल हो जाएगा, फिर इन दैट केस इंटीग्रेशन करना पड़ता है। खैर वो सब नहीं है, हमारे ग्राफ को बिल्कुल कांस्टेंट मान के आगे सॉल्व करना है। तो दिस लेंथ ऑफ लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इंटू लेटेंट हीट, ठीक है। अब अगर आपको लेटेंट हीट एक्चुअली कैलकुलेट करना है तो यहाँ से क्या आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेटेंट हीट यहाँ से क्या निकलेगा, R जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू R इंटू लेंथ ऑफ लाइन। तो लेंथ ऑफ लाइन क्या है बोलो, ये T2 माइनस T1 है, ठीक, डिवाइडेड बाय मास। तो लेटेंट हीट की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है, सपोज आपको ये नहीं पता, तो आपको T2 माइनस T1 चाहिए होगा, तो T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई M।
और ये जो R है ये कांस्टेंट टर्म है बस, ठीक। तो इसको लेटेंट हीट किस पे डिपेंड कर रहा है, लेटेंट हीट किस पे डिपेंड कर रहा है, तो लेटेंट हीट इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ दैट इज T2 minus T1 डिवाइडेड बाय मास, डिवाइडेड बाय मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें रेट जो है वो कांस्टेंट माना गया, रेट कांस्टेंट ही चलेगा। और उल्टा भी बोल सकते हो, लेंथ ऑफ लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेटेंट हीट। अगर लेटेंट हीट आपको पता है तो फिर लेंथ ऑफ लाइन भी जो होगा उसको आप कंपेयर कर पाओगे। समझ में आ रहा है? जैसे अगर आपको लेटेंट हीट पता है तो दो लेटेंट हीट को आप कंपेयर कर सकते हो कि इसकी लेंथ कहाँ से कहाँ तक जाएगी, कौन बड़ी होगी कौन छोटी होगी। उल्टा भी कर सकते हो। तो दोनों बात आपको समझ में होना चाहिए कि लेटेंट हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ लाइन और द लेंथ ऑफ लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेटेंट हीट। साथ में मास भी आ रहा है, तो अगर इक्वल मास है तभी आप लेटेंट हीट बोलोगे। अगर मास डिफरेंट हो जाएगा तो फिर प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लेटेंट हीट पे डिपेंड करेगा। या लेटेंट हीट अगर आपको निकालना है तो दो अलग अलग बॉडी, अलग अलग मासेस के बॉडीज में लेंथ ऑफ लाइन और मास दोनों का रेशियो आएगा, तभी आप कंपेयर कर पाओगे। तो ये दो कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ की स्टडीज आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस देखते हैं इसमें कैसे कैसे आता है। चलिए, अब जो भी मैंने आपको थ्योरी दिया उसको अब डेवलप करते हैं अपने इस इलस्ट्रेशन से। तो ये हीटिंग कर्व है जो मैं आपको प्लॉट करवा के दिखा रहा हूँ। हीटिंग कर्व मतलब जो ग्राफ है ना, वो किसका ग्राफ है, टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ है। और ये हीटिंग कर्व इसलिए है क्योंकि आप इसमें हीट दे रहे हैं और टेम्परेचर का वेरिएशन देखना चाह रहे हैं। ओके, तो दिस इज टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो देखो, सॉलिड से शुरू करते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो फेज है वो सॉलिड स्टेट था और आप हीट उसमें कंटिन्यूसली प्रोवाइड कर रहे हो और टाइम के साथ देख रहे हो कि टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहा है। ओके, तो आपने हीट प्रोवाइड किया तो क्या हुआ, इसका टेम्परेचर बढ़ने लगा, है ना, टेम्परेचर बढ़ने लगा। तो इस पूरे स्टेट में, इस पूरे प्रोसेस में किस फेज में है ये सॉलिड में है। किस में है, सॉलिड में है। उसके बाद एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होता है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्टिंग शुरू हो जाती है। तो इस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड फेज में कन्वर्ट होने लग जाता है उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, पॉइंट का मतलब टेम्परेचर, ठीक है। अब आप और हीट दिए जा रहे हो तो अब कांस्टेंट टेम्परेचर पे फेज चेंज होने लगेगा, ठीक है। टेम्परेचर इज कांस्टेंट बट द टाइम इज एक्सटेंडिंग। तो ये ऐसा होगा, ठीक है, इस तरह से होगा। गॉट इट। तो ये कितने टाइम में, T1 टाइम से T2 टाइम तक क्या हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा और यहाँ पे फेज चेंज होना शुरू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इस जगह पर क्या हो रहा है, लिक्विड और सॉलिड दोनों है। तो सॉलिड प्लस लिक्विड, ठीक है, दोनों है यहाँ पर को एग्जिस्ट कर रहे हैं। इधर आते आते लिक्विड ज़्यादा हो जा रहा है, इधर सॉलिड ज़्यादा है। गॉट इट। अब यहाँ तक प्योर मेल्ट हो चुका है, कंप्लीट मेल्ट हो चुका है। अब आप हीट अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो टेम्परेचर राइज होगा, पर किस फेज में राइज होगा, किस फेज में राइज होगा। अब जो फेज होगा वो कंप्लीट लिक्विड हो जाएगी, लिक्विड फेज, ठीक है। अच्छा, अब फिर से आप और टेम्परेचर दोगे तो क्या हो जाएगा, इसको मैं T3 ले लेता हूँ। अब यहाँ से मेल्टिंग खत्म हो चुका, अब बॉइलिंग शुरू हो जाएगी। तो इस टेम्परेचर पे क्या होने वाला है, बॉइलिंग है। तो इसको क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब और हीट प्रोवाइड करो तो यहाँ पे ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा T4 तक। तो यहाँ पर लिक्विड और गैस को एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके, तो लिक्विड
प्लस वेपर या गैस फेज में है ये। अब अगर और हीट दोगे तो क्या होगा बताओ, अब वेपर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ओके, वेपर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो अब वो ऐसे बढ़ेगा इस तरह से। तो यहाँ पर कंप्लीटली क्या है, वेपर फेज में, ओके, गैस फेज में। यहाँ पे क्या है, लिक्विड और वेपर दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर लिक्विड है, यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड को एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे सॉलिड है। तो ये बात आप समझ लेना कि यहाँ मेल्टिंग शुरू हुई है, तो सॉलिड तो यहाँ तक है, पर इधर आते आते लिक्विड ज़्यादा हो गया और इसमें कंप्लीट लिक्विड है। ठीक है, तो ये कर्व है। अगर ऐसा ग्राफ आपको मिले तो इससे आप क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये मैंने आपको अभी डिराइव करके दिखाया। ओके, क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं। पहली चीज़ तो इसका स्लोप, यहाँ का स्लोप, ये जो स्लोप है ये है θ1 और इसको ले लो ऐसे θ2। तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप होगा tan थीटा। तो स्लोप जो होगा, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट कैपेसिटी, है ना, हीट कैपेसिटी या प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू स्पेसिफिक हीट। ठीक, यहाँ m स्लोप से कंफ्यूज मत कर जाना, m मास ही चल रहा है। ओके, स्लोप लिख रहा हूँ मैं कंप्लीट इसलिए लिख रहा हूँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो इसमें क्या कांस्टेंट लेके चलते हैं, रेट ऑफ हीट सप्लाई, वो कांस्टेंट चलता है। ठीक है ना, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। एंड द लेटेंट हीट और द लेंथ ऑफ द लाइन, लेंथ ऑफ लाइन को हमने कैसे इसको सॉल्व किया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेटेंट हीट है, लेकिन इसमें मैंने क्या कांस्टेंट ले लिया, मास को कांस्टेंट ले लिया, है ना। तो मास कांस्टेंट मानकर मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मास कांस्टेंट। अगर मास कांस्टेंट नहीं रहता है तो कौन सा रिलेशन आया था, लिखे इसको, आइए लिखते हैं। तो अगर मास कांस्टेंट नहीं है देन यू विल से लेंथ ऑफ लाइन मतलब T2 माइनस T1, ये हो गया लेंथ ऑफ लाइन। ठीक है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू लेटेंट हीट। या अगर लेटेंट हीट निकालना हो, लेटेंट हीट, L का मतलब लेटेंट हीट, तो लेटेंट हीट कैसे निकालते हैं बच्चों, दैट इज प्रोपोर्शनल टू, या एक कांस्टेंट लिख सकते हो रेट से, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास इनटू लेंथ ऑफ लाइन T2 माइनस T1, ये हो गया लेंथ ऑफ लाइन। ठीक है, लेंथ ऑफ लाइन, और ये हो गया लेटेंट हीट। गॉट माय पॉइंट। तो मास यहाँ पे डिनोमिनेटर में है या इनवर्स में है। अगर आपको कंपेयर करना हो दो ग्राफ में तो आप लेटेंट हीट को मास कांस्टेंट मानोगे तो फिर लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर मास भी है अलग अलग सिस्टम का तो फिर आपको मास को भी यहाँ डिनोमिनेटर में लेकर करना पड़ेगा। तो देखो ये चीज़ केवल याद रखने से नहीं चलेगा, साथ में ये भी याद रखना होगा कि मैंने मास कांस्टेंट लिया था और स्लोप में हीट कैपेसिटी के इनवर्स प्रोपोर्शन है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं ना। स्लोप को कैसे लिखेंगे, स्लोप को लिखेंगे tan थीटा, tan थीटा इज स्लोप, थीटा अगर गिवन है एक्स एक्सिस से तो ठीक है, तो आप कंपेयर कर पाएंगे। अगर मैं इसको वाटर के लिए ड्रॉ करता तो फिर आप रिलेशन क्या स्टेब्लिश कर पाते वाटर के लिए मतलब ये सॉलिड का नाम क्या होगा, आइस। ठीक है, तो ये आइस जो है वो मेल्ट होकर क्या बन गया, यहाँ पे वाटर, फिर यहाँ पे वाटर होगा और यहाँ पर स्टीम होगा। ठीक है, तो बताइए ये जो लेंथ ऑफ लाइन है, ये लेंथ ऑफ लाइन, इसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और इसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, अगर मास कांस्टेंट है तो। ठीक है ना, लेंथ ऑफ लाइन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लेटेंट हीट इफ मास इज कांस्टेंट। ठीक है, इफ मास कांस्टेंट, इफ मास कांस्टेंट। तो ये है कंक्लूजन। अब आने वाला जो भी क्वेश्चन है वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड होगा। ओके, तो ऐसे इस चीज को प्लॉट करते हैं।
इसको आप कॉपी कीजिए। कुछ प्लॉटिंग और भी करके दिखाता हूँ मैं। हो सकता है कि एक वाटर का ही एक पार्ट है जो दो अलग अलग फेज में है और मैं हीटिंग करना शुरू कर रहा हूँ। जैसे एक आइस से शुरू हो रहा है, आइस एट 0 डिग्री से, और दूसरा वाटर एट 0 डिग्री से शुरू हो रहा है। तो दोनों का ग्राफ कैसा कैसा होगा, सेम मास ले रहे हो आप, ठीक है ना। तो इसको आप पहले इसको ड्रॉ करो, उसके बाद मैं उस पर चर्चा करता हूँ। तो आइए कंपेयर करते हैं। एक वाटर एट 0 डिग्री है और एक आइस एट 0 डिग्री है। दोनों का आपको हीटिंग कर्व ड्रॉ करना है, ठीक है। तो वाटर एट 0 डिग्री में जैसे आप हीटिंग करना शुरू करेंगे वैसे ही इसकी टेम्परेचर बढ़ने लगेगी, ऐसे बढ़ने लगी। और बढ़ के कहाँ पहुँच गया ये है वाटर, और यहाँ पे वाटर एट 0 है, ओके। वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो सीधा इसका टेम्परेचर बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते अब वो कहाँ पहुँच गया, बॉइलिंग पॉइंट पर। अब वो बॉयल होगा, उसके बाद फिर से और दोगे तो वो क्या होगा, फिर से अब वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर वाटर प्लस स्टीम है और यहाँ पे कंप्लीट स्टीम है या वेपर है, ठीक है, वेपर, स्टीम भी मान सकता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक आइस ले रहा हूँ, आइस एट 0 डिग्री, और उसका हीटिंग कर्व बनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो आइस मेल्ट करेगा, है ना, वाटर नहीं बनेगा, पहले मेल्ट करेगा। तो यहाँ पे मैं ब्लू कलर यूज़ कर रहा हूँ। तो पहले तो टाइम बढ़ता जा रहा है पर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ, समझ रहे बात। तो वो यहाँ तक आएगा, ओके, ऐसे। उसके बाद जब आप और हीट करोगे तो यहाँ से लाइन सेम स्लोप का, जो ये एंगल थीटा है यही एंगल थीटा इसमें भी होगा, ऐसे कहाँ पहुँच जाएगा, सेम मेल्टिंग पॉइंट पे, सॉरी सेम बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँचेगा, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है, क्योंकि अब वो दोनों ही वाटर हो गए। उसके बाद उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन सेम है, तो इसकी जो येलो कलर की लेंथ है वही ब्लू कलर की लेंथ होगी, यहाँ तक सेम लेंथ होगी। उसके बाद वो वेपर भी बनेगा तो सेम ही उसकी भी हीट कैपेसिटी होगी। तो इसका मतलब इसका भी स्लोप और इसका स्लोप सेम होने वाला है, तो ये दोनों पैरेलल लाइन होने वाले हैं, ठीक है। तो ये दोनों मैंने आपको कंपेयर करके दिखा दिया। यहाँ पे क्या है, आइस एट 0 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है, ये मेल्टिंग हो रही है, ये मेल्टिंग है, ओके। उसके बाद क्या हो रहा है, ये वाटर बना, तो वाटर है यहाँ पर, ये वाटर बना। अब वाटर के बाद ये वाटर प्लस स्टीम है, और फिर ये कंप्लीट स्टीम है या वेपर है, ठीक है, या फिर स्टीम, जो भी एक वर्ड यूज़ कर लो। अब आपको ध्यान क्या क्या रखना है, पहली चीज़ स्लोप और लेंथ, ये दोनों आपको समझना पड़ेगा। तो जो ये एंगल है ना, ये एंगल है θ1, तो फिर ये एंगल भी θ1 होगा, क्योंकि दोनों की हीट कैपेसिटी सेम होगी, दोनों ही वाटर है। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा, अब ये वाली जो लेंथ है और ये वाली जो लेंथ है वो सेम होगी, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ सेम होगी, क्योंकि इसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो इसको भी बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अगेन दिस एंगल इज θ2 एंड दिस एंगल इज θ2, तो दोनों का स्लोप भी सेम होगा, ठीक है। तो स्लोप सेम होने का मतलब क्या हुआ, दोनों का लेटेंट हीट, दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम है। अगर मास सेम है तो हीट कैपेसिटी बोलते हैं, हीट कैपेसिटी दोनों का सेम होगा। तो ये कंपैरिजन हो गया, ठीक है। अब इस पर एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, कुछ डेटा दे देता हूँ मैं, तो तब इसको कॉपी कर लो। ओके, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। देखिए कैसे सॉल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को। मैंने टाइम एक्सिस दे रखा है और टाइम के वैल्यूज भी दे रखा है, और यहाँ ये बताया कि मैंने एंगल 53 डिग्री और 37 डिग्री दिया है। इधर सॉलिड है, यहाँ पे सॉलिड प्लस लिक्विड, यहाँ लिक्विड प्लस वेपर है। तो आप ये समझ रहे हो कि इस टेम्परेचर पे कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि ये टेम्परेचर में क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, तो ये मेल्टिंग पॉइंट है। और ये वाले टेम्परेचर पे क्या हो रहा है बच्चों, ये बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है ना, ये बॉयल कर रहा है, ये बॉइलिंग पॉइंट है, लिक्विड प्लस वेपर, और ये मेल्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे कंप्लीट मेल्ट कर रहा है।
तो आपको क्या फाइंड करना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड एंड लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग बाय लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बाय लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आपको कैलकुलेट करना है। इसका रेशियो क्या होगा ये बताओ, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कंसेप्ट बिल्डअप करना पड़ेगा। कौन सा कंसेप्ट? पहला कंसेप्ट कि एक ही मटेरियल है दोनों, तो यानी कि मास सेम है, तो आपको मास का यहाँ पे चिंता नहीं करना है। तो चलो फर्स्ट पार्ट में कैसे निकालोगे, स्पेसिफिक हीट इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप हो जाएगा, है ना, क्योंकि मास आपने कांस्टेंट ले रखा है, एक ही मटेरियल है ना, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मास यहाँ पे छोड़ दोगे तो मास सेम रहने वाला है, तो मास कांस्टेंट रहेगा। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप। तो पहला पार्ट कैसे करोगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड इज स्लोप ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो लिक्विड डिनोमिनेटर में तो ऊपर आ जाएगा, स्लोप ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ सॉलिड। समझ रहे हो आप पॉइंट को? तो बताओ लिक्विड का स्लोप कितना है, tan 37 डिग्री आएगा, tan 37 डिग्री, ओके। और सॉलिड का कितना एंगल है, 53, तो tan 53 डिग्री आने वाला है, ओके। इसके रेशियो को सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा, tan 37 के कितना होता है पता है आपको, 3/4, और tan 53 वो कितना होगा, 4/3, ठीक है। तो क्या रेशियो आ गया, 9:16, 9:16 is the ratio of specific heat capacity of liquid, solid by liquid. Now the next question is latent heat. Latent heat किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ द लाइन पे, क्योंकि सेम पार्टिकल है, सेम मतलब मटेरियल है, तो मास कांस्टेंट रहेगा। तो आप क्या बोलोगे सेकंड वाले का, कि लेटेंट हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ लाइन, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग बाय लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ लाइन मेल्टिंग। मेल्ट कहाँ कर रहा है, मेल्ट यहाँ करता है, तो लेंथ ऑफ लाइन क्या है बच्चों, देखो इसको, लेंथ ऑफ लाइन कितना आ गया, 10 - 4, 10 - 4, ठीक है। तो 10 - 4 क्या है, 6, 10 - 4। अच्छा, और वेपराइजेशन कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, ये कितना आ रहा है देखो, तो 30 - 20, ठीक है। तो 30 - 20 कितना आ गया, 10 में से 4 गया तो 6, और 30 में से 20 गया तो 10, तो रेशियो इज 3/5, ठीक है ना। 2 बार में काट लो, 3 और 5, तो 3:5 इज द रेशियो एंड 9:16 इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो ये हो गया एक ही मटेरियल का हीटिंग कर्व पे क्वेश्चन। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें 2 अलग अलग मटेरियल होंगे, ओके। तो कॉपी कीजिए इसको, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, इस बार 2 अलग अलग बॉडीज हैं, है ना, ए और बी, इसका मास भी अलग अलग है, एक का मास m है, दूसरे का मास 2m है, इसका मास 2m है, सॉरी, है ना, इसको 2m है, ये m है, ये 2m है, ओके। अब आपको कंपेयर के किसमें करना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों का रेशियो बताना है और लेटेंट हीट दोनों का बताना है, क्योंकि लेटेंट हीट का एक ही लाइन है यहाँ पर, दूसरा लाइन मैंने बनाया नहीं, इसलिए मैंने लेटेंट हीट ए और बी लिखा है। अब वो हो सकता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो, ये सॉलिड है, ये यहाँ पे लिक्विड है, ठीक है। तो वैसे इस फेज की इंपॉर्टेंस नहीं है, बस ये लेटेंट हीट एक ही है यहाँ पर, तो बस उसका रेशियो बताना है। तो आइए कैसे करेंगे, तो इस बार आपको ध्यान रखना होगा किस बात का, क्योंकि मासेस अलग अलग हैं दोनों के, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्लोप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्लोप, तो इसमें मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ओके। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे लिखोगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए इक्वल्स टू, अब क्योंकि प्रोपोर्शन है तो वो कांस्टेंट वाला टर्म कैंसिल हो जाता है,
तो इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो यहाँ लिखोगे मास ऑफ ए इंटू स्लोप ऑफ ए, है ना। स्लोप को आप इंटरचेंज कर सकते हो एस के साथ, समझ रहे हो। तो डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बी, तो ये चला जाएगा ऊपर, है ना। ऊपर में क्या लिखोगे, मास ऑफ बी इंटू स्लोप ऑफ बी, ऐसा। तो ये रेशियो निकलेगा, ठीक है। मैंने क्या किया, स्लोप और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, ऑलराइट। आइए तो वैल्यूज रख देते हैं। मास ऑफ बी कितना है, 2m, तो यहाँ लिख दोगे 2m, ठीक है। अच्छा, स्लोप भी आपको निकालना है, पर इस बार एंगल नहीं गिवन है, तो स्लोप कैसे निकालोगे। तो पहले तो मैं इनका रेशियो लिख देता हूँ, मास ऑफ बी बाय मास ऑफ ए, मास ऑफ ए इज m, स्लोप ऑफ बी, स्लोप ऑफ बी कैसे निकालोगे, बी का स्लोप देखो, बी का स्लोप, हाँ देखो इसके बारे में बात हो रही है, यहाँ वाला कोई जानकारी नहीं है, इनफैक्ट इसी की बात हो रही थी, है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड स्टेट है, यहाँ पर इसको सॉलिड ले लेंगे और यहाँ पर लिक्विड ले लेंगे, ये लिक्विड स्टेट है। तो ये सॉलिड के बारे में ही पूछा जा रहा है, ठीक है ना, सॉलिड सॉलिड। अब बताओ स्लोप कैसे निकालेंगे। स्लोप के लिए आपको कोऑर्डिनेट वाला रूल लगाना पड़ेगा। तो देखो ए का स्लोप क्या होगा, एक ए वाले का, तो y, ये y और ये x है ना। या आप इसका tan थीटा लिखना चाहें तो ये वाली वैल्यू कितना है 200 और ये वाली वैल्यू कितनी है 6, ये 6 है और ये 200 है। तो स्लोप ऑफ a मैंने पहले निकाल लिया a, तो स्लोप ऑफ a इज इन डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, कितना आ रहा है 200/6, तो इसको लिखोगे 200/6, तो 6 चला जाएगा ऊपर, 6 चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर लिख देते हैं 6। अब आते हैं बी पर, बी, तो बी के लिए आप देखोगे तो ये वाला पार्ट हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक तो 10 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है 100, ये वाली वैल्यू 100 है और ये वाली वैल्यू 10 है, तो 100/10 हो जाएगा। तो यहाँ लिखोगे स्लोप ऑफ बी, बी का स्लोप कितना आ रहा है 100/10, 100/10 ऐसे, ठीक है। अब आप आराम से रेशियो बता सकते हैं, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 2 और 2 भी कैंसिल हो गया, तो 6/10 आ गया, फिर से रेशियो वही आ गया 3/5, ठीक है। ये दोनों सिंप्लीफाई हो जाते हैं। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रेशियो है। उसी तरह से लेटेंट हीट दोनों का कैसे निकालोगे, तो लेटेंट हीट के लिए आपको क्या करना होता है, लेटेंट हीट L इज प्रोपोर्शनल टू 1/मास और टाइम ऊपर रहता है, ठीक है। लेंथ यहाँ पे लेंथ आता है, तो T2 - T1 यूज करोगे, समझ में आ रहा है। यह आ जाता है मास डिनोमिनेटर में, मैं प्रोपोर्शनल लिख रहा हूँ, इनफैक्ट वो रेट होता है, तो इसको इक्वल अगर करोगे तो वहाँ पे एक आर आ जाएगा, रेशियो निकालोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो लेटेंट हीट ऑफ ए जब लिखते हैं तो मास डिनोमिनेटर में जाएगा पर लेंथ न्यूमरेटर में जाएगा। लेटेंट हीट ऑफ बी कैसे सॉल्व करें, ए का टाइम देखिए, तो ए का टाइम का गैप कितना है, देखो 12 और 6 का डिफरेंस है, तो इसको लिखोगे 12 - 6 और मास डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ए का मास क्या है, ए का मास है m, तो m चला जाएगा नीचे। अच्छा b के बारे में देखो, b के बारे में, तो b के बारे में लेंथ कितना है, देखो 12 और 10 का डिफरेंस होगा, समझ में आ रहा है। लेंथ इतने दूर तक आप लोगे तो 12 और 10 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आएगा, तो चलो लेंथ के जगह आपने लिख दिया 12 - 10, ठीक है। लेकिन मास जो है वो इन्वर्स होता है, तो मास चला जाएगा ऊपर, तो b का मास कितना बच्चों 2m, तो इसको लिख दिया आपने 2m, ठीक है। अभी ये दोनों कैंसिल हो गए और एक ऊपर से आ जाता है 6, नीचे से आ जाता है 2, तो आंसर हो गया 6/2 दैट इज 3/1, गॉट इट। तो इस टाइप के ग्राफ के क्वेश्चन अगर मिलते हैं आपको तो इस तरह हैंडल करना है ना। फेज को देखना है और लेटेंट हीट कैसे उसमें रिलेट होता है वो देखना है, स्लोप से क्या जानकारी मिलेगी वो समझना है, और ये जो लेंथ ऑफ लाइन है उससे क्या जानकारी मिलेगी वो समझना है।
बस ध्यान ये रखना कि मास भी इन्वॉल्व होते हैं दोनों में। अगर सेम टाइप का पार्टिकल है, सेम टाइप की मटेरियल है, तो मास सेम होगा, तो फिर आप डायरेक्ट हीट कैपेसिटी को कंपेयर कर सकते हैं या स्पेसिफिक हीट को कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट लेटेंट हीट को कंपेयर कर सकते हैं लेंथ के साथ, लेकिन ध्यान रखना वहाँ पे मास कांस्टेंट माना जाता है। अगर दो अलग अलग बॉडीज़ हैं तो मास डिफरेंट होंगे, तो मास से इस तरीके से रिलेट होता है। ठीक, तो आई होप ये भी कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। ओके, चलिए फिर कॉपी कीजिए।